नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हमारा टीजीटी पीजीटी का क्लास प्रारंभ हो रही है। तो जो बच्चे इस क्लास में आना चाहते हैं वो आएँ। सबसे पहले आप देखिएगा कि किस तरीके का आपको सिलेबस चाहिए होता है और किस प्रकार के सिलेबस की आवश्यकता होती है। तो टीजीटी पीजीटी में अहम भूमिका होती हिंदी साहित्य की। तो आज हम आपको हिंदी का एक परिचय दे रहे हैं। हिंदी एक परिचय। जिस तरीके से प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला जैसे प्रश्न आता है कि हिंदी का संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी का संबंध मध्य देश से है, जिसको हम इस समय यूपी एमपी आदि नामों से जानते हैं। पहले यूपी एमपी ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भारत का जो उत्तरी भाग है इसे मध्य देश कहा जाता है। तो प्रश्न अगर आए हिंदी का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा हिंदी का संबंध मध्य देश से है। यहाँ एक नदी बहती थी जो अब भी है, जिसे सिंधु नदी कहते हैं। इस सिंधु नदी के किनारे आर्य आकर के बसे थे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, आप नियमित क्लास लेते रहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ना लिखा जा सकता है ना लिखाया जा सकता है, बल्कि प्रसंग बस वो आती रहती हैं और परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। टीजीटी पीजीटी का ये मतलब होता है कि आपको उस विषय की कितनी जानकारी है। हिंदी के प्रश्न क्या है से मतलब नहीं है, आपको ये पता है हिंदी क्या है। तो इस प्रकार से विषय की जानकारी, उससे जुड़े कोई भी प्रश्न या किसी भी प्रकार का प्रश्न, यानी जो टॉपिक हम उठाएं इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो चीज आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। सिंधु नदी के किनारे कौन से लोग आकर के रहे थे? आर्य लोग आकर के रहे थे। अब देखो बेटा, जहां लोग रहते हैं, जो बस्तियां होती हैं, इन बस्तियों क्या कहा जाता है? इन बस्तियों को आबादी कहते हैं। जहां लोगों की, मानवों की बस्तियां होती हैं उस बस्ती को आबादी कहते हैं। ये शब्द फारसी भाषा का है। फारसी में आब का मतलब पानी होता है, आब का मतलब पानी होता है, और आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। तो आब प्लस आदि, पानी के किनारे से प्रारंभ, यानी जब भी कभी मनुष्यों ने पेड़ पौधों से उतरकर, गुफाओं से निकलकर जब भी कभी कोई समाज बनाया होगा, कबीला बनाया होगा, बस्ती बनाई होगी, झोपड़ी बनाई होगी, यानी जब भी उनमें संगठन हुआ होगा, इकट्ठा रहने की प्रवृत्ति जागी होगी, तो वो किसी न किसी नदी के किनारे ही रहे होंगे, यानी किसी न किसी जलाशय के किनारे ही रहे होंगे शुरुआत में। आज भी जो भी बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, कस्बा हैं, अधिकतम कहाँ है? नदियों के किनारे हैं। जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। तो आब प्लस आदि, क्या शब्द? आब प्लस आदि, यानी प्रारंभ में जल के किनारे रहे, इसलिए मानवीय बस्तियों को आबादी आज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द का अगर अर्थ ना आता हो तो उस अर्थ के लिए हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। संधियों से जुड़े शब्द अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनका हम अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए मानवीय बस्तियों को आबादी कहते हैं। अब देखिए, अरब के लोग सा की जगह हा बोलते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू नदी कहते थे। इस हिंदू शब्द से ही आगे चल करके हिंदू शब्द बन गया। तो हिंदू शब्द बन गया और उनके द्वारा जो बोली गई भाषा वो हिंदी शब्द बन गई। तो यहीं से हिंदी और हिंदू और हिंदी शब्द का उद्भव होता है। तो अगर पूछा जाए हिंदी जो नाम है, हिंदी के नामकरण का संबंध किससे है, तो वो सिंधु नदी से है। तो इस प्रकार सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने कैसे हिंदी बोला? अब ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने, अमीर इसको लिख भी सकते हैं, अमीर खुसरो ने, अगर थोड़ा और कर लीजिएगा, 12वीं शताब्दी में
यानी 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा को हिंदुई, हिंदवी, हिंद प्लस बड़ी ई बराबर हिंदी कहा था। यानी सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा को हिंदुई, हिंदवी, हिंद प्लस बड़ी बराबर हिंदी कहा था। क्या कहा था? बराबर हिंदी कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, आता है हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। आता है हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अब देखिए यहां पर आपके कई प्रश्न तैयार हो गए। कैसे प्रश्न, जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, अपना कहीं नोट पैड पे इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हिंदी का संबंध कहां से है? मध्य देश से है। हिंदी भाषा का संबंध कहां से है? मध्य देश से है। हिंदी शब्द का संबंध कहां से है? तो सिंधु नदी से है। प्रश्न को ध्यान से सुन लें ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की भ्रमित होने की स्थिति उत्पन्न ना हो। हिंदी का संबंध कहां से है? मध्य देश से है। और हिंदी शब्द का संबंध कहां से है? वो सिंधु नदी से है। इस प्रकार हिंदी शब्द क्या है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। यानी सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा को हिंदी कहा था, इसलिए हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ये आपके सामने बना हुआ है। इस तरीके से हिंदी का जो नामकरण आया है, हिंदुई, हिंदवी, हिंद प्लस बड़ी हिंदी, इस तरीके से हिंदी शब्द का नाम पड़ा। अब देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, जरा इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। हिंदी का संबंध कहां से है? ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जब आगे वर्णमाला पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बाद में, तो एक समस्या आती है तत्सम तद्भव की। हम वो तरीका आपको बता देंगे कि कौन कौन से वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं, यदि उनका प्रयोग किसी शब्द में हुआ है तो या तो वो तत्सम होंगे या वो तद्भव होंगे। खैर वो एक बाद की बात है। तो हिंदी का संबंध कहां से है? दूसरा, हिंदी शब्द का संबंध किससे है? आगे, हिंदी शब्द किस भाषा का है? क्वेश्चन तो इसमें अनेक बने, लेकिन तीन प्रमुख क्वेश्चन थे। इसमें तीन प्रमुख क्वेश्चन थे और वो तीनों ही प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते रहें। हिंदी का संबंध कहां से है? हिंदी का संबंध मध्य देश से है। अब आता है हिंदी शब्द का संबंध किससे है? यानी हिंदी शब्द का संबंध किससे है? सिंधु नदी से। फिर आता है हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से। तो हिंदी संबंध किस भाषा का है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। इस प्रकार से प्रश्नों को लिखें। एक और चीज होती है
कि ये जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, नेट भी होते हैं, तमाम उच्च शिक्षा ग्रहण किए होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए हैं, ये सब आपको पता भी होता है। क्लास का मतलब होता है डाउट से क्लियर करने, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई संदेह है। दूसरा, किताबें क्या करती हैं? किताबें आपको सूचनाएं प्रदान करती हैं, किताबें आपको समझाती नहीं है। शिक्षक आपको सूचना भी प्रदान करता है और समझाता भी है, और आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन किताबों पर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था हिंदी शब्द के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ विद्वानों का मानना है, हालांकि केवल आपको समझना है क्योंकि आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का समझना है कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का ही है, फारसी का नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी शब्द हिंदी भाषा का है। तो कुछ लोगों का मंतव्य है कि जो हिंदी शब्द है वो हीन प्लस दा से बना है। प्रश्न पे गौर करिएगा, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो आपका जवाब होगा कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का ही है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू या कुछ विद्वानों को जो मंतव्य है वो मैं आपको बता रहा हूं। हीन माने होता है बुराई, बुराया, बुराई, और दा का मतलब होता है दूर करना या कम करना। अब देखिए शब्द, जैसे कुछ शब्द हम यहां आपको लिख देते हैं। अब ये शब्द हो, दा का मतलब है वैसे कम या बुराई करना होता है, देना के भी परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। जैसे शब्द बना दाल, दलिया, दल या दमन, ये सभी शब्द अलग अलग हैं। लेकिन अगर देखा जाए इन शब्दों का मतलब क्या है? दाल का मतलब होता है कम, दलिया का मतलब होता है कम, दल का भी मतलब होता है कम, और दमन का भी मतलब होता है कम। कैसे? इन शब्दों का प्रयोग कहाँ है वो अलग बात है। देखिए जैसे अरहर का पूरा दाना था, अब आप इसको अरहर कहते थे, अब आपने इसको आधा कर दिया, दाना कैसा हो गया? आधा हो गया, अब हो गई दाल। पहले दाल नहीं थी। चना का पूरा दाना था, उसके 2 भाग कर दिए, क्या हो गई? दाल। इसी प्रकार गेहूं, गेहूं के कई टुकड़े कर दिए, क्या हो गया? दलिया। इसी प्रकार दल, तुलसी का जो पत्ता होता है तुलसी दल यानी पत्ता। अब वो पत्ता है यानी एक पूरा पेड़ तो नहीं है, कुछ भाग है, छोटा भाग है, कम भाग है। इसी प्रकार से अब आता है दमन, दमन का भी मतलब होता है कम करना, समाप्त करना। तो इस प्रकार कुछ लोगों का मंतव्य है कि हिंदी शब्द हीन प्लस दाल से बना है, जिसका अर्थ है बुराइयों को, कमजोरियों को दूर करना। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी शब्द फारसी भाषा का ही है, आपको उसी पे ध्यान देना है। तो ये था हिंदी के बारे में जानकारी संक्षिप्त। अब आपको बताते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हिंदी का उत्पत्ति का क्रम आपको देखना है। सबसे पहली जो भाषा थी वो संस्कृत है। विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत के 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत का मतलब है जो वेदों में लिखी, और लौकिक संस्कृत का मतलब है जो आम जन जीवन बोलता था। यानी वह एक वह संस्कृत थी जिसे पढ़े लिखे लोग प्रयोग करते थे।
एक वह संस्कृत थी जिसे आम जनमानस प्रयोग करता है। जैसे हिंदी को आप ले लो, वर्तमान में एक वह हिंदी है जो लिखा पढ़ी की भाषा है, कामकाज की भाषा है, जिसमें निबंध लिखे गए हैं, साहित्य लिखा गया है, कविताएं लिखी गई हैं। और एक वो हिंदी है जो आम जनजीवन, आपसी संपर्क के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे को सूचनाएं देने लेने में प्रयोग करता है, एक वो भी हिंदी है। तो इस प्रकार से दोनों हिंदियां हैं, ऐसे दोनों भाषाएं थी। ये लौकिक है, आगे चलकर के क्या बनी? पाली। पाल के बाद क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूट कर गिरना। इसी के उत्तरी रूप को अवहट्ट कहते हैं। प्राचीन हिंदी, इसी के आगे का है और फिर आती है आपकी आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद में क्या आती है? आधुनिक हिंदी। अब इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी समझ लीजिएगा। ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक भारत की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। फिर प्राकृत जैन लोगों ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत में दिए हैं। इस समय भारत में क्या था? इस समय भारत में राजपूत काल था। प्राचीन हिंदी, इस समय भारत में मध्यकाल यानी मुगल काल था। अब आता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी कब से शुरू हो जाती है? सन 1850 से लेकर के वैसे 1918 तक या 1850 से ये प्रारंभ हो जाती है। यानी 1850 से, हालांकि हिंदी खड़ी बोली पर पहले से ही प्रयास चालू थे, ऐसा नहीं कि इस हिंदी खड़ी बोली शुरू होती है, पहले से प्रयास चालू थे। लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु युग से हिंदी खड़ी बोली का मुख्य प्रभाव माना जाता है, जिसे आधुनिक हिंदी कहते हैं। अब और चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जन्म प्राकृत भाषाओं से हुआ। हिंदी का जन्म कहां से हुआ? प्राकृत भाषाओं से हुआ। अतः हम हिंदी की मां इसे कह सकते हैं। अपभ्रंश क्या है? ये हिंदी की शैशवावस्था है। अपभ्रंश हिंदी की क्या चीज है? शैशवावस्था है। ठीक है। उसके बाद प्राचीन, और तो यहां ये ध्यान रखना है, प्राकृत भाषाओं से हिंदी का जन्म होता है। अपभ्रंश को, हिंदी को शैशवावस्था कहा जाता है। अब बात आ जाती है अवहट्ट की। विद्यापति ने करीब 14 ग्रंथों की रचना की। ध्यान दीजिएगा, विद्यापति के द्वारा लिखे हुए लगभग 14 ग्रंथ हैं। इन 14 ग्रंथों में केवल 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, इधर लिख देते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 ग्रंथ? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली।
फिर से ध्यान दीजिएगा, विद्यापति जी के 14 रचनाएं हैं। इन 14 रचनाओं में से प्रामाणिक रूप से केवल कितनी रचनाएं मौजूद हैं? 3 रचनाएं मौजूद हैं। इसमें से ये 2 रचनाएं हैं, ये अवहट्ट में है। ये जो रचना है पदावली, ये मैथिल भाषा में है। 2 रचनाएं अवहट्ट में है। तो विद्यापति खुद कहा है कि मेरी जो ये भाषा शैली है वो अवहट्ट है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है और पदावली जो है वो मैथिल भाषा में लिखी है। इसी वजह से, इसी कारण विद्यापति को क्या कहते हो आप? मैथिल कोकिल। ठीक है, यानी ये कृष्ण भक्त से संबंधित काव्य है। तो पदावली मैथिल भाषा में लिखा हुआ बड़ा ही सरस, सरल और मनोहारी ग्रंथ है। इसी कारण विद्यापति को कई उपमाएं दी गई हैं, जैसे मैथिल कोकिल, कवि कंठाभरण, कवि शेखर, इस प्रकार से तमाम इनको उपमाएं दी गई हैं। तो ये था हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये क्रम रहा। हजारों वर्ष का समय लग गया हिंदी बनना। तो ये ऊपर जो है हेडिंग भी डाल लीजिएगा, हिंदी के विकास का क्रम। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, इस तरीके से सही क्रम है। मुख्य रूप से यहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक ही पूछा जाता है, आगे का क्रम आपसे नहीं पूछते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता देते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, वेद वगैरह लिखे गए इसमें मुख्य रूप से। और लौकिक संस्कृत की 2 रचनाएं हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में दी गई है, जबकि वेद वैदिक संस्कृत में है। जो वैदिक संस्कृत में वेद है, तो वेदों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और जो ये रामायण महाभारत लिखे गए हैं, इनकी लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, कई भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। तो वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है और वेदों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसी प्रकार रामायण और महाभारत ये क्या है? ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं और इनकी लिपि कैसी है? इनकी लिपि देवनागरी है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था हिंदी के विकास का क्रम सही क्या है, हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हिंदी का विकास क्रम लिखा गया है। अब एक शब्द आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या हो गया? टूट कर गिरना। अपभ्रंश, अप माने टूट कर, अप माने गिरना, टूट कर गिरना। टूट कर गिरना या टूट कर बिखर जाना। अगर कोई चीज टूट के गिरी होगी तो जाहिर सी बात
वो कई टुकड़ों में बट गई होगी। अगर कोई चीज जैसे ग्लास है कांच का, या कोई कांच ऐसे नीचे डाल दो तो नीचे गिरे कांच टूटेगा, टूट के क्या होगा, वो बिखरेगा, टुकड़ों में विभक्त होगा। तो अगर ये अपभ्रंश है तो देखिए अपभ्रंश के टुकड़े कितने बने। एक अमूमन हम आपको भारत का नक्शा नहीं बना रहे हैं, एक ऐसे ही अगर हम बना लेते हैं, कुछ क्षेत्र बना लेते हैं, मान लेते हैं क्षेत्र आप बना लिया। तो हिंदी क्या है, हिंदी उत्तर भारत की भाषा है। कहाँ के, उत्तर भारत की भाषा है। यहां पर वही अपभ्रंश के टुकड़े आपको दिखाए जाएंगे। पांच टुकड़े गिरे थे, इनके नाम भी लिख लीजिएगा। मागधी अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, और यहां पर भी है सौरसेनी अपभ्रंश। इस प्रकार पांच टुकड़े हुए। ये पांचों टुकड़े, जैसे देखिए आता शब्द पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो पूरब पश्चिम कहाँ से, एक आप आधार तो बनाइए कि यहाँ से पूरब, यहाँ से पश्चिम, कोई एक जगह बता दो। तो यहाँ से पूरब जो है पूर्वी हिंदी बोला जाएगा, यहाँ के पश्चिम में पश्चिमी हिंदी बोला जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सी हिंदी बनी, किन किन हिंदियों का जन्म हुआ है, वो चीज एक बार समझ लीजिएगा। ये था पूर्वी हिंदी, ये है बिहारी हिंदी, ये है पहाड़ी हिंदी, ये है राजस्थानी हिंदी, और ये है आपका पश्चिमी हिंदी। इस तरीके से मान लेते हैं ये पश्चिमी हिंदी है, और ये आ जाता राजस्थानी हिंदी, ऐसा समझ लीजिए। अब इनसे कौन कौन सी बोलियां बनी, उन पर जरा विचार करते हैं, जो महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा। पूर्वी हिंदी की जो सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो है अवधी। पूर्वी हिंदी की महत्वपूर्ण बोली जो आपको याद रखनी है वो अवधी है। अगर हम मागधी की यानी बिहारी की बात करते हैं, यहां से आ जाती है बिहारी मुख्य रूप से, और भोजपुरी।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है ब्रज और खड़ी बोली। राजस्थानी मुख्य रूप से आती है जयपुरी, मालवी और मेवाती भी कई आ जाती हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, ऐसा पूछेंगे इनमें कौन सी पूर्वी हिंदी है, कौन सी पश्चिमी हिंदी है, इस तरीके को ज्यादातर पूर्वी और पश्चिमी हिंदी पूछा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेंशन करना है, ध्यान रखना है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, यानी हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कुछ लोगों ने बताया कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये बड़ा विवादित प्रश्न रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। अधिकतम मान्यता यही है। अब यह की ध्यान रखिएगा, परीक्षा भवन में या परीक्षा में पेपर में बहुत कम ऐसा होता है जो 17 और 18 दोनों ही ऑप्शन दिए। ए में मान लिया 17 दिया हो और बी में ऐसा 18 दिया हो, ऐसा बहुत कम होता है। या 18 दिया होगा या 17 दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लेते हैं 17 और 18 दोनों दिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप 17 को मेंशन करेंगे। फिर से समझ लो, ऐसे कम चांसेस होते हैं कि एक ही प्रश्न में बोलियां 17 भी दिखा रहा हो और 18 भी दिखा रहा हो, या 17 दिखाएगा या 18 दिखा देगा। मान लेते हैं दोनों हैं, तो इसमें से आप किसको चुनेंगे, 17 को चुनेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरीके का आप मैप बना करके भी आप समझ सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, हिंदी जो है ये उत्तर भारत की भाषा है। या हिंदी जो है उत्तर भारत की भाषा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी का स्वरूप बना और हिंदी आज अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। जो आधुनिक काल आपका था, इस आधुनिक में क्या था, इसको विद्वानों ने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। (1850) से 1900 और 1903 से 1918, ये 2 भाग इसके बनाए गए थे। इसका जो पहला भाग है इसको भारतेंदु युग कहा गया और इसके दूसरे भाग को द्विवेदी युग कहा गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हिंदी खड़ी बोली का मुख्य रूप से जो श्रेय है वो सरस्वती पत्रिका को जाता है। सरस्वती पत्रिका की स्थापना सन 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों ने की थी। 3 साल तक संपादन भी उन्होंने इसका किया। इसके बाद 1903 से इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने
महाविप्रसाद द्विवेदी इतने यशस्वी और प्रखर संपादक हुए कि ये पूरा समय, पूरा काल द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। इतने प्रख्यात ये माने गए हैं। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि भारतेंदु से हिंदी खड़ी बोली गद्य में पदार्पण किया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के युग में हिंदी, मुख्य रूप से हिंदी खड़ी बोली कहाँ थी? गद्य में थी। भारतेंदु बाबू खुद नाटक या जो और चीजें लिखते थे वो खड़ी बोली में लिखते थे। सभी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, इस युग में गद्य में खड़ी बोली और काव्य में यानी इसमें खड़ी बोली और काव्य में ब्रज भाषा का बाहुल्य था। इसमें खड़ी बोली का और काव्य में ब्रज भाषा का बाहुल्य था। द्विवेदी युग में गद्य और काव्य इन दोनों में ही खड़ी बोली थी। गद्य में भी खड़ी बोली थी और काव्य में भी खड़ी बोली थी। तो इस प्रकार जो बताया गया आपको हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ और हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न बनते जाएंगे, इन सब के बारे में भी आपको हम अवगत कराते रहेंगे। प्रश्न में कहाँ समस्याएं उत्पन्न होंगी और उनसे कैसे निपटना है, ये भी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही विश्राम दे रहे हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं और इसके आगे चर्चा होती है। नमस्कार, जय हिंद।